नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, हाथरस कांड पर यह बड़ी खबर है, जहां पर एसआईटी को एक बार और मोहलत मिल गई है। एसआईटी को 10 दिन और मोहलत मिली है, 10 दिन और इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। हाथरस कांड की ये बात कर रहे हैं। एसआईटी को आज हालांकि रिपोर्ट सौंपनी थी, क्योंकि पहले जो 7 दिन की मोहलत मिली थी वो आज खत्म हो रही थी, इसलिए आज मुख्यमंत्री को वो एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन मोहलत मिलने के बाद अब 10 दिन और ये कार्रवाई चलेगी और 10 दिन बाद एसआईटी ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। बता दें कि पीड़ित परिवार पर पहले भी आरोप लग चुके हैं और आरोप भी बहुत गंभीर लग चुके हैं। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी को अब 10 दिन की मोहलत मिली है। बता दें कि पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन उसकी मियाद आज पूरी होने के बाद आज ये रिपोर्ट सौंपी जानी थी। उसके बाद 10 दिन की और मोहलत के बाद अब 10 दिन कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच एसआईटी टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की खुद मोहलत मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी भी दे दी है। ये भी बता दें कि गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में ये 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई थी। 1 सितंबर को जांच शुरू हुई थी और कल तक ये जांच चली। उसके बाद 10 दिन की मोहलत एक बार फिर से एसआईटी को मिल गई है, यानी कि एसआईटी एक बार फिर 10 दिन कार्रवाई करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। बता दें कि पीड़ितों पर कई आरोप लगे हैं। उनकी कॉल डिटेल जो निकाली गई है उस पर पीड़ित परिवार के आरोपियों से संबंध बताए जा रहे हैं। 104 की कॉल्स पीड़ित परिवार द्वारा की गई है आरोपी को, यानी कि उनके आपसी संबंध बताए जा रहे हैं। पीड़ित के भाई की संबंध आरोपी संदीप से बताए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्यों उनके इतने संबंध थे और पिछले 1 महीने से इतनी कॉल्स उनके पास क्यों की गई। और कहीं ना कहीं आरोपी उसके भाई को भी बताया जा रहा है, उसके भाई पर भी, पीड़िता के भाई पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि पीड़िता की मौत, पीड़िता का अत्याचार जो पीड़िता पर हुआ वो उसके भाई की ही सारी करामात थी। चलिए तो अब खबरों के रुख करेंगे। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरी और चीन और लद्दाख के बीच जो तनाव है उस पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर अभी यूपीए का शासन होता तो चीन की देश की सीमा में एक कदम नहीं रखने देते, उनकी हिम्मत भी नहीं होती। आगे राहुल ने कहा कि अगर यूपीए सत्ता में होती तो हम लोग चीन को बाहर निकालकर फेंक चुके होते और इसमें 15 मिनट का भी समय नहीं लगता। वहीं पंजाब के पेहोवा से अपने काफिले के साथ खेती बचाओ यात्रा के आखिरी चरण में हरियाणा आए राहुल ने कहा कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी की किसी नीति से गरीब, किसान और मजदूर को कोई फायदा नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि चीन हमारे क्षेत्र में नहीं घुसा तो हमारे 20 जवान कैसे मारे गए, उन्हें किन लोगों ने मारा, ये सवाल राहुल ने खड़े किए। आगे राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसका जमीन हड़पी गई है, वो भारत है और ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहते हैं और पूरा देश जानता है कि चीन की सेना हमारे सीमा के अंदर है। किस तरह के देशभक्त हैं ये लोग, ये राहुल गांधी ने कहा। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस दावे को चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के जमीन को हथिया लिया है, गलत व्याख्या करार दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को देश के किसानों और मजदूरों की ताकत का अंदाजा नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने छवि की चिंता है। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपने खाली टनल में उनको हाथ हिलाते हुए देखा होगा। नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ? अंबानी को नुकसान हुआ, अदानी को नुकसान हुआ, अरबपतियों को नुकसान हुआ। उनको आपने लाइन में देखा? कोई खड़ा था बैंक के सामने? अदानी अंबानी खड़ा था? नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ बात की है तो हम पैसा देंगे, आपने पूरा अपना पैसा निकाल के दे दिया, बैंक में डाल दिया। हुआ क्या? कोरोना में ना किसानों की मदद की, ना मजदूरों की मदद की, ना व्यापारियों की मदद की, मगर लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया। अगर आपने मंडी को खत्म कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के 3 कानून कर रहे हैं,
नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे भैया, किसान खेत के बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क नहीं होगी, कैसे जाके बेचेगा? ये आपके ऊपर, किसान, खेत मजदूर और जो छोटा छोटा ट्रेडर है, आपके ऊपर ही आक्रमण है। आपको खत्म करने का तरीका। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग बड़ौदा के उपचुनावों को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है और इसी कड़ी में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों, मतदाताओं, 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाने की सुविधा दी जाएगी। अग्रवाल बड़ौदा उपचुनाव को आयोजित करवाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार बड़ौदा के उपचुनाव में दी जा रही है। इसी प्रकार बड़ौदा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए 57 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इससे पहले बड़ौदा विधानसभा में कुल 223 मतदान केंद्र थे, जो अब बढ़कर 280 मतदान हो गए हैं, ताकि कोविड-19 के चलते मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हरियाणा सरकार ने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। संबंधित प्रस्तावों के विभागों के प्रशासनिक सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव इस कमेटी के सदस्य होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह कमेटी विभागों के प्रस्तावों को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मंजूर प्रस्ताव संपूर्ण विवरण के साथ भारत निर्वाचन आयोग की सी विजिल ऐप के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाएंगे। वहीं प्रस्ताव के साथ एक अर्जेंसी नोट भी लगाना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि विभाग का प्रस्ताव अति आवश्यक है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रस्तावित कार्य को रोका जाना उचित नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी केवल उन्हीं प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे जो स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी प्राप्त होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रुपए के कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से के 761 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि सोमवार को उन्होंने चंडीगढ़ से वर्चुअली केंद्र सरकार की 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने कल ही बैठक के दौरान केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि 20,000 करोड़ रुपए की राशि इस समय कंपनसेशन फंड में पड़ी हुई है, उसे भी तुरंत राज्यों को दिया जाए। उन्होंने बताया कि अपने वायदे पर अमल करते हुए सीतारमण ने कंपनसेशन फंड को सभी राज्यों में आवंटित कर दिया है। इसमें हरियाणा के हिस्से का 761 करोड़ रुपए भी जारी हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि उनके द्वारा हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स की दरें के बारे में जो मुद्दा उठाया गया था, उसको भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, जिससे सभी राज्यों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में बदलाव की मंजूरी दे दी है, जिसमें जीएसटी R1 और जीएसटी R2 भी लिंक किए जाएंगे। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री से संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक KM पांडुरंग, लैंड होल्डिंग्स और लैंड रिकॉर्ड के निदेशक कुमारी यामना तस्नीम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को जानकारी दी गई कि राज्य की 87 शहर नगर निकायों में से 84 में प्रॉपर्टी ID बना दी गई है। केवल हिसार जिले के बास और सिसाई और सोनीपत जिले के कुंडली नगर पालिका के क्षेत्र की प्रॉपर्टी ID बकाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में मंजिल वाइज रजिस्ट्रेशन करने में रही कठिनाइयों के बारे में भी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने
अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने विभाग में जमीनों की रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें। हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सपना चौधरी के घर बेटे ने जन्म लिया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, सपना चौधरी को बेटा हुआ है। इस खबर के सामने आते ही उनके परिवार में खुशी का माहौल है। हर ओर उन्हें बधाई दी जा रही है। हालांकि यह खबर उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। सपना चौधरी के मां बनने की खबर की पुष्टि खुद उनकी मां नीलम चौधरी ने की। नीलम चौधरी ने बताया कि सपना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नीलम ने बताया कि वो नानी बनकर काफी खुश हैं। वहीं परिवार में इस बात को लेकर काफी खुशी का माहौल है। बता दें कि सपना की शादी को छुपाकर रखने के पीछे की वजह भी पूछने पर नीलम चौधरी ने खुलकर बात की। नीलम ने बताया कि सपना ने हरियाणवी सिंगर, राइटर और मॉडल वीर साहू से जनवरी में कोर्ट मैरिज किया था। शादी के बाद कोई प्रोग्राम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वीर साहू के फूफा जी का निधन हो गया था। इसी वजह से सपना की शादी की बात सामने नहीं आ सकी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।